4 दिन की दोस्ती, गठबंधन का खेल, विश्वास की नींव टूटी, बिखरा सारा मेल। एआई का जमाना है। गुरु भाई ने एक लाइनें लिख के दे दी, हम आपको सुना दे रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल सटीक बैठती हैं एआईएडीएमके और बीजेपी के 4 दिन चले रिश्ते पर। लिटरली 4 दिन। अब सिचुएशन ये है कि आई लाइक यू बट एज अ फ्रेंड। साथ में चुनाव लड़ेंगे, सरकार साथ नहीं बनाएंगे। चुनाव में अभी दूरी है लेकिन तैयारी शुरू हो गई है। तैयारियां उत्तर प्रदेश और गुजरात में भी शुरू हो गई हैं, जहां चुनाव होंगे 2027 में। अखिलेश यादव की निगाहें दलित वोटों पर हैं और उनके सेनापतियों ने कमर कस ली है। रामजी लाल सुमन से लेकर इंद्रजीत सरोज और अवधेश प्रसाद तक। दलित वोटर्स के लिए क्या है अखिलेश यादव का पीडीए प्लान? साथ ही वक्फ संशोधन कानून पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ और उपराष्ट्रपति महोदय ने किसे बताया सुपर जज और क्यों हो गए न्यायपालिका पर गुस्सा, ये सब बताएंगे आपको खबर गांव के इस नए डेली डोज में। नमस्ते, मेरा नाम है गौरव श्यामा पांडे और आप देख रहे हैं खबर गांव। इस वीडियो में हम कुल 5 खबरों पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे हाल ही में संसद से पास हुए वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई से। आज सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून में किए गए संशोधनों पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया। केंद्र सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया कि अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की भर्ती नहीं की जाएगी और वक्फ बाय यूजर के तौर पर घोषित संपत्तियों को डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। ध्यान रहे, अगली सुनवाई तक। वक्फ बाय यूजर क्या है? इसका मतलब होता है अगर कोई संपत्ति लंबे समय से इस्लामिक धर्म या परोपकारी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल हो रही हो तो उसे वक्फ संपत्ति माना जाएगा, भले ही उसके लिखित दस्तावेज या रजिस्ट्री न हो। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन की मोहलत मांगी। मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। बीते दिन यानी 16 अप्रैल को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित करने के संकेत दिए थे। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा 7 दिन का समय मांगे जाने की वजह से इसे आगे बढ़ा दिया गया। आपको बता दें कि संसद से वक्फ कानून में हुए संशोधन के बाद राज्य सरकारों, सांसदों, विधायकों और सामाजिक धार्मिक संगठनों की ओर से दायर ढेर सारी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में एक साथ सुनवाई हो रही है। संसद में पास कानून पर सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई पर चर्चा हो रही है, तो एक बयान भी सुनते जाइए। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कुछ जजों से नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि कुछ जज सुपर संसद की तरह काम कर रहे हैं, राष्ट्रपति को आदेश दे रहे हैं। दरअसल धनखड़ सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की आलोचना कर रहे थे जिसमें राष्ट्रपति को राज्यपालों की ओर से भेजे गए विधेयक पर एक्शन लेने का निर्देश दिया गया था। मामला तमिलनाडु का है। 10 विधेयक विधानसभा से कब के पास हो चुके थे लेकिन अटके हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें पास करने का आदेश दिया था एक डेडलाइन के साथ। धनखड़ ने इस पर आपत्ति जताई। आज राज्यसभा में इंटर्न्स को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हम कहां जा रहे हैं, देश में क्या हो रहा है। हमने लोकतंत्र में इस दिन की कल्पना कभी नहीं की। राष्ट्रपति को डेडलाइन के भीतर फैसला लेने के लिए कहा जा रहा है और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये कानून बन जाएगा। हमारे पास ऐसे जज हैं जो कानून बनाएंगे, सुपर संसद के रूप में काम करेंगे, उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी, ऐसा उपराष्ट्रपति ने कहा। उपराष्ट्रपति ने जस्टिस यशवंत वर्मा के घर कैश मिलने का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इसके बारे में कई दिन तक किसी को पता नहीं चला, इसमें देरी के पीछे वजह क्या है। आगे उन्होंने जजों की उस कमेटी पर भी सवाल उठाए जो इस मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि क्या ये 3 जजों की कमेटी संवैधानिक है? इस कमेटी को संसद से पास किसी कानून से मंजूरी मिली हुई है? इस तरह के सवाल उन्होंने उठाए। जिस तरीके से उपराष्ट्रपति ने न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा किया है, लगता नहीं है कि आने वाले दिनों में ये मामला शांत होता दिखाई देगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगली खबर गुजरात से है, जहां 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन मोर्चाबंदी अभी से शुरू हो गई है। हफ्ते भर पहले कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। राहुल गांधी ने गुजरात में पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया था। नूतन गुजरात, नूतन कांग्रेस अभियान शुरू किया था। 16 अप्रैल को फिर से तैयारियों का जायजा लेने राहुल गांधी गुजरात पहुंचे। कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के नेता भी पहुंचे थे। आम आदमी पार्टी ने गुजरात के लिए गोपाल राय को प्रभारी और दुर्गेश पाठक को सह प्रभारी बनाया है। दोनों नेता गुजरात के दौरे पर गए थे और नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी। अब दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई पहुंच गई है। दरअसल सीबीआई ने आम आदमी पार्टी नेताओं के खिलाफ FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत कार्रवाई की है। इसमें विदेश में रहने वाले 150 से अधिक लोगों पर 55 पासपोर्ट नंबर का इस्तेमाल करके पार्टी को डोनेशन देने का आरोप है। सीबीआई अधिकारियों का कहना है कि छापेमारी की कार्रवाई विदेशी फंडिंग के मामले में हो रही है, जबकि आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि ये छापेमारी गुजरात में पार्टी की सक्रियता को दबाने के लिए की गई है।
सुनिए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस पूरी कार्रवाई पर क्या कहा। पहले भी उन्होंने आम आदमी पार्टी को खत्म करने की तमाम कोशिशें करके देख ली। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने से लेके पूरी पार्टी को उन्होंने जेल में डालने का प्रयास किया, तमाम तरीके की यातनाएं दी, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी मजबूती से बीजेपी के साथ लड़ रही है। बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाने वाली एक सशक्त पार्टी आम आदमी पार्टी है। और यही कारण है कि आज दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई का छापा मारा गया। दुर्गेश पाठक को धमकाने के लिए बीजेपी ने, मोदी जी ने सीबीआई भेज दी है। ये जो आपने एक अपना हथियार बना लिया है सीबीआई को, ईडी को, कभी किसी नेता को धमकाने के लिए, कभी किसी नेता को डराने के लिए, दुर्गेश पाठक के घर सीबीआई भेजने के पीछे की वजह क्या है? दुर्गेश पाठक को अरविंद केजरीवाल जी ने गुजरात में संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी। दुर्गेश पाठक को आम आदमी पार्टी ने वहां का सह प्रभारी बनाया। वहां उन्होंने कुछ काम शुरू किया, मीटिंगें शुरू की, कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें शुरू की, गांव-गांव में पार्टी कैसे मजबूत होगी इस बात की योजना बनाई। पिछली बार हमें 14% वोट मिला था, 5 विधायक हमारे जीत के आए थे। और उसके बाद जब आम आदमी पार्टी एक उम्मीद के तौर पे गुजरात में अपना संगठन बढ़ा रही है और उसकी जिम्मेदारी दुर्गेश पाठक को दी गई, तो आज आपने धमकाने के लिए सीबीआई भेज दी। क्या ये इस देश के लोगों को नहीं दिख रहा है? क्या इस देश की जनता इस बात को नहीं समझती कि आम आदमी पार्टी के एक एक नेता को आप सिर्फ इसलिए धमकाते हैं, घेरते हैं, जेल में डालते हैं, यातनाएं देते हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी खत्म हो जाए, रुक जाए? मैं मोदी जी को और बीजेपी को साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आप जितनी यातनाएं देना चाहते हो दे लो, जितने हथकंडे अपनाना चाहते हो अपना लो। आम आदमी पार्टी न रुकने वाली है, न झुकने वाली है, न थमने वाली है। बयान भाजपा की ओर से भी आया है, वो भी सुनते जाइए। जो जानकारी आप लोगों के माध्यम से आ रही है कि गोवा चुनाव में जो पैसा लगा था वो दिल्ली की शराब नीति का पैसा था, जिसको पार्टी फंड में यूज किया गया था। और पार्टी फंड का पैसा जहां जैसे भी गया, कुछ रिकवरी वहां हुई भी थी, लेकिन दुर्गेश पाठक ने उस पार्टी के चंदे को हड़पने का काम किया है। तो अब जवाब दुर्गेश पाठक को देना या जिनकी पार्टी का चंदा, सो कॉल्ड चंदा, दलाली का पैसा, या उनको जवाब देना। इस पार्टी में सब प्रभारी और सह प्रभारी बचे हैं, अलग अलग राज्य के, इनके पास और तो कुछ है नहीं। और दुर्भाग्य से इनके पास मुख्यमंत्री भी एक ही बचा है जो स्टेज तो चला सकता है लेकिन स्टेट नहीं चला पा रहा। तो इस पार्टी का तो अब देखिए क्या क्या होगा, क्योंकि अब इनको यही काम रह गया। लेकिन इनकी चोरियां चाहे दिल्ली हो या पंजाब हो, सब जगह सबको पता है कि ये पार्टी एक तरह से सबसे करप्ट पार्टी है हिंदुस्तान की, जिसको सिर्फ चोरी, कमीशन और रिश्वत ही खाना है। 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 5 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। फरवरी 2025 में हुए निकाय चुनावों में भी पार्टी के 32 से ज्यादा उम्मीदवार जीते थे। 2027 के लिए पार्टी पूरे दमखम से तैयारी में लगी हुई है। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। गुजरात से अब चलते हैं तमिलनाडु, जहां बात अकेले नहीं मिलकर चुनाव लड़ने की हुई थी, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा है कि चुनाव मिलकर लड़ें या फिर अकेले। बात अभी बहुत पुरानी नहीं हुई है, बीते 12 अप्रैल की ही बात है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने AIADMK के साथ गठबंधन का ऐलान किया था चेन्नई में। गठबंधन की खातिर तमिलनाडु में अपने सबसे बड़े सिपहसालार की कुर्बानी भी दे दी थी। पलानीस्वामी की वजह से अन्नामलाई की जगह नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन 4 दिन भी न बीते कि गठबंधन को झटका लग गया। पलानीस्वामी मुकर गए, बोले कि समझौता सिर्फ साथ चुनाव लड़ने को लेकर है, सरकार बनाने को लेकर नहीं। AIADMK के महासचिव एडप्पाद पलानीस्वामी ने साफ कहा कि अगर अगले साल यानी 2026 में होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में AIADMK बीजेपी गठबंधन की जीत होती है तो तमिलनाडु में कोई गठबंधन सरकार नहीं बनेगी। पलानीस्वामी ने कहा कि उन्होंने यानी अमित शाह ने ये नहीं कहा कि यह गठबंधन सरकार होगी। आप यानी मीडिया के लोगों को उन्होंने कहा कि गलत तरीके से इसको व्याख्या कर रहे हैं। पलानीस्वामी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय करेंगे और तमिलनाडु में इसका नेतृत्व मैं करूंगा, इसमें चिंता की क्या बात है। हालांकि सेम यही बात अमित शाह ने भी कही थी कि दिल्ली में मोदी और चेन्नई में पलानीस्वामी गठबंधन का नेतृत्व करेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि सरकार NDA की बनेगी। खुद ही सुनिए। AIADMK और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने
मिलकर तय किया है कि आने वाला तमिलनाडु विधानसभा चुनाव एआईडीएमके, भारतीय जनता पार्टी और सभी साथी दल मिलकर एनडीए के नाते लड़ेंगे। ये चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और राज्य स्तर पर एआईडीएमके के नेता एड़ापाडी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। 1998 से एआईडीएमके एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और लंबे समय तक मोदी जी और महान जयललिता जी ने साथ में मिलकर राष्ट्रीय राजनीति में काम किया है और एक समय पर बीजेपी एआईडीएमके अलायंस ने 39 में से 30 लोकसभा सीट जनरल इलेक्शन में जीती थी। தமிழ்நாட்டில் ஒருமுறை 39 இடங்களில் 30 இடங்களை இந்த கூட்டணி வெற்றி பெற்றிருக்கிறது। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाला है वो जनरल इलेक्शन में एनडीए प्रचंड बहुमत हासिल करेगा और तमिलनाडु में फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनेगी। हो गए ना अभी कंफ्यूज कि आखिर पलानीस्वामी जी कहना क्या चाहते हैं। साथ चुनाव लड़ेंगे लेकिन साथ गठबंधन की सरकार नहीं बनाएंगे। दरअसल पलानीस्वामी कहना चाहते हैं कि अगर सरकार बनी तो भाजपा और एआईएडीएमके के बीच सरकार में हिस्सेदारी की कोई बात अभी तय नहीं है। अब सवाल ये कि पलानीस्वामी को ये बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी। अगर गठबंधन कर रहे हैं तो फिर ये क्यों कहना पड़ा कि साथ में सरकार नहीं बनाएंगे। भाजपा का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, वो भी तब जब अमित शाह ने खुद चेन्नई जाकर गठबंधन का ऐलान किया। एआईएडीएमके की शर्तों को मानते हुए तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई को पद से हटा भी दिया और एन नागेंद्रन को अध्यक्ष बनाया, नया अध्यक्ष। मीडिया रिपोर्ट्स में इसके पीछे एआईएडीएमके नेताओं के विरोध को वजह बताया जा रहा है। भाजपा को लेकर फीडबैक ठीक नहीं है क्योंकि सत्ताधारी डीएमके तमिल पहचान, डिलिमिटेशन, नीट प्रवेश, हिंदी थोपने जैसे मुद्दों को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर हमलावर है। ऐसे में जहां सीधा मुकाबला डीएमके और एआईएडीएमके के बीच हो सकता है, वहां भाजपा को साथ लेकर उसके हिस्से का विरोध एआईएडीएमके नहीं झेलना चाहती, जैसा कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के साथ हुआ था। 2021 में एआईएडीएमके और बीजेपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और अनुभव अच्छा नहीं रहा था। डीएमके की सत्ता में वापसी हुई थी। 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी न तो एआईएडीएमके और न ही बीजेपी कुछ खास प्रदर्शन कर पाए। हालांकि अन्नामलाई का आक्रामक रुख चर्चा में जरूर रहा था। एआईएडीएमके को अब इससे भी छुट्टी मिल गई है। अब देखने वाली बात यह है कि भाजपा पलानीस्वामी के बयान पर किस तरह से रिएक्ट करती है। फिलहाल भाजपा की ओर से पलानीस्वामी के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आखिर में चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां क्रियाओं प्रतिक्रियाओं का अलग ही संघर्ष चल रहा है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव 2027 में होने हैं, लेकिन इन दिनों राज्य में अलग ही युद्ध छिड़ा हुआ है। ये युद्ध इतिहास की किताबों पर लड़ा जा रहा है। नेताओं में बयान देने की होड़ लगी हुई है। रामजी सुमन राणा सांगा पर बाबर को भारत में बुलाने का आरोप लगा रहे हैं, तो इंद्रजीत सरोत कह रहे हैं कि देवी देवताओं में शक्ति थी तो आक्रमणकारियों को रोक क्यों नहीं लिया। इधर करणी सेना ने रामजी सुमन के घर हमला किया तो दलितों के 21% वोट पर नजर गड़ाए अखिलेश यादव ढाल बनकर खड़े हो गए कि दलितों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समाजवादी पार्टी दलित समुदाय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, ऐसा अखिलेश यादव का दावा है। सपा प्रमुख मसले को दलित वर्सेस राजपूत की तरफ ले गए तो बसपा प्रमुख मायावती ने समाज के लोगों को सावधान रहने की नसीहत दे डाली। सपा पर दलित नेताओं को आगे कर तनाव फैलाने और स्वार्थ की राजनीति करने का आरोप लगाया। बसपा प्रमुख की ये नाराजगी यूं ही नहीं है, पार्टी लगातार सिकुड़ रही है, वोट बैंक गिरता जा रहा है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने दलित नेताओं की एक पूरी कतार खड़ी कर दी है। फिर चाहे कभी बसपा के कद्दावर नेता रहे इंद्रजीत सरोज हों या हाल ही में सपा में शामिल हुए दद्दू प्रसाद, अवधेश प्रसाद, रामजी लाल सुमन जैसे नेता तो पहले से ही हैं। प्रिया सरोज, पुष्पेंद्र सरोज, रागिनी सोनकर जैसे युवा नेताओं की भी एक कतार तैयार है। अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव ने लोकसभा में पहली पंक्ति की सीट पर बैठाया और दलितों के बीच अपनी पार्टी की छवि को बदलने की कोशिश की।
13 अप्रैल को इटावा में डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कांसीराम से जुड़ा एक किस्सा सुनाया। कहा कि हम समाजवादी लोग शुरू से ही दलित नेताओं का सम्मान करते आए हैं। बसपा के संस्थापक कांसीराम काफी कोशिशों के बाद भी चुनाव नहीं जीत पा रहे थे तो नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव ने उनकी मदद की और 1991 में इटावा से उन्होंने चुनाव जीता। मैसेज साफ है, पूरा सम्मान है, यहाँ साथ आइए। योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स का सामना करने के लिए अखिलेश यादव ने पीडीए की पिच तैयार की है। लोकसभा चुनाव में इसकी टेस्टिंग भी हो चुकी है और अखिलेश इसे विधानसभा चुनाव में भी जारी रखना चाहते हैं। पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। अब तक समाजवादी पार्टी को केवल MY यानी मुसलमानों और यादवों की पार्टी होने का तमगा हासिल था। अखिलेश ने गैर यादव, पिछड़ों और दलितों को भी जोड़ने के प्रयास शुरू किए। समाजवादी पार्टी ने दलितों और नॉन यादव OBC को वरीयता दी। कुर्मी, निषाद और पाल उम्मीदवार उतारे। 17 सीटों पर दलित, 24 पर गैर यादव OBC उम्मीदवार उतारे। केवल 4 सीटों पर मुस्लिम और 5 सीटों पर यादव उम्मीदवार उतारे। इसमें भी 5 यादव अखिलेश यादव के ही परिवार के थे। मेरठ और फैजाबाद की सामान्य सीटों पर भी दलित उम्मीदवार दिया। रामनगरी फैजाबाद से अवधेश प्रसाद जीते भी और मेरठ में टीवी के राम को सपा प्रत्याशी ने कड़ी टक्कर दी। किसी तरह अरुण गोविल जीते। 2024 के नतीजों ने सबको चौंकाया था। पीडीए के D यानी दलित ने कमाल कर दिया था। 8 दलित सांसद और 15 गैर यादव OBC साइकिल पर सवार होकर लोकसभा पहुंचे। 400 पार के नारे के साथ उतरी भाजपा का विजय रथ उत्तर प्रदेश में रुक गया। 2014 में 72 और 2019 में 62 सीट जीतने वाली भाजपा महज 34 सीटों पर सिमट गई। समाजवादी पार्टी के हिस्से 37 और सहयोगी कांग्रेस के खाते में 6 सीट आई। भाजपा कांग्रेस के बाद सपा पूरे देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 2012 के बाद से लगातार लोकसभा और विधानसभा चुनाव में हार झेलती आ रही समाजवादी पार्टी के लिए इस प्रदर्शन ने संजीवनी का काम किया। अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से गदगद अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगा दिया। समीकरण वही है, पीडीए। लक्ष्य है बसपा के वोट को अपनी तरफ लाना। 90 के दशक में सपा और बसपा का उदय हुआ और दोनों ही दो ध्रुवों की तरह आगे बढ़े। बसपा पहले कांसीराम और फिर बाद में मायावती के नेतृत्व में बहुजन समाज को प्रतिनिधित्व देने के मिशन के साथ आगे बढ़ रही थी, तो वहीं समाजवादी पार्टी पिछड़े समाज के सबसे बड़े घटक यादव और मुस्लिम समुदाय को लेकर। दोनों के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं में भी एक दूसरे को लेकर काफी अविश्वास था। दलित वोटर मायावती से छिटके तो बीजेपी के पास चले गए, लेकिन सपा के पास नहीं गए। 2019 में सपा बसपा के साथ आने पर भी भरोसा नहीं स्थापित हुआ, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में दलितों ने अखिलेश यादव की जीत की पटकथा लिखी। अब तक जो दलित समाज समाजवादी पार्टी से एक निश्चित दूरी बनाकर चलता आ रहा था, इस बार उसने अखिलेश यादव पर भरोसा किया। भले ही ये 400 सीट आने पर संविधान बदलने, आरक्षण खत्म करने के नैरेटिव से आया हो, अखिलेश यादव इसे विधानसभा चुनाव तक ले जाना चाहते हैं। रामजी लाल सुमन के बयान का भले ही पार्टी ने सीधे समर्थन न किया हो, लेकिन उन पर हुए हमले को तुरंत दलितों पर हुए हमले में बदल दिया। रामजी लाल सुमन, अवधेश प्रसाद या इंद्रजीत सरोज जैसे नेताओं के बयान पर आने वाली प्रतिक्रियाओं का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए कर रही है। ये एक मैसेज देने की कोशिश है कि दलित नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है और ये सपा ही है जो उनके साथ खड़ी है। यही वजह है कि कभी अवधेश प्रसाद तो कभी रामजी लाल सुमन तो कभी इंद्रजीत सरोज और दद्दू प्रसाद अखबारों की सुर्खियां बने हुए हैं। पिछड़ों और अल्पसंख्यक वोटों में मजबूत पकड़ का दावा करने वाले अखिलेश यादव दलित समुदाय को भी अपने पाले में कर 2012 दोहराने की जुगत में है। इसमें कितना सफल हो पाएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए खबरगांव के साथ।